अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ हूँ, दैट इज़ सिटीजनशिप अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955। पहले पार्ट में हमने सिटीजनशिप को डिस्कस किया है, दैट इज़ सिटीजनशिप अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज़ फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11। और यहाँ पे हम आज सिटीजनशिप को डिस्कस करने जा रहे हैं, सिटीजनशिप अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955। ठीक है, लेकिन टॉपिक डिस्कस करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी नया टॉपिक, जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूं, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो सो लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक, दैट इज सिटीजनशिप अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955। ठीक है, हमने पहले जो पढ़ा है पार्ट फर्स्ट में, हमने देखा कि सिटीजनशिप जो है अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11, उसमें हमने सिटीजनशिप, उस सिटीजनशिप की बात की दैट इज़ बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो उस सिटीजनशिप के बारे में हमने पढ़ा है। आज हम सिटीजनशिप को डिस्कस करने जा रहे हैं अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये उन सिटीजन्स के बारे में बात करता है दैट इज़ हु एक्योर सिटीजनशिप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वही हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो ये टॉपिक जो है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो होप कि आप इसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देंगे। पहले मैं आपको ब्रीफली बोलूँगी, सिटीजनशिप एक्योर करने के 5 तरीके हैं, दैट इज़ बाय बर्थ, दैट इज़ बाय डिसेंट, दैट इज़ बाय रजिस्ट्रेशन, दैट इज़ बाय इनकॉर्पोरेशन टेरिटरी, दैट इज़ बाय नेचुरलाइजेशन। इसको बद्रीनाथ जो मूवी है उसकी तरह याद रहे, बद्री बद्री बनता है ना, ये BDRIN, बद्रीनाथ जो है, इसको ऐसे ही एक ट्रिक में याद रखिए। तो ये 5 तरीके हैं जिससे हम सिटीजनशिप एक्योर कर सकते हैं अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955। और सिटीजनशिप लॉस कैसे हो सकती है, दैट इज़ बाय रिनाउंसिंग। ठीक है, हम रिनाउंस कर रहे हैं सिटीजनशिप तो वो टर्मिनेट हो जाएगी। और बाय टर्मिनेशन, ठीक है, अगर हम हमारी सिटीजनशिप टर्मिनेट होगी तो ऐसे भी सिटीजनशिप हमारी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और बाय डिप्रेवेशन, ये गवर्नमेंट जो अगर डिप्राइव करेगी हमें सिटीजनशिप ऑफ इंडिया से, तो वैसे भी सिटीजनशिप ख़त्म हो सकती है। तो यहाँ मैंने दूसरा जो एक्यूजिशन लिखा है, या इसके बदले आप लिखेंगे टर्मिनेशन। तो ये ब्रीफ है इसके बारे में, सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में। होप कि आपको ये याद रहा होगा। इसके बाद कुछ अमेंडमेंट्स हुई इसमें। 1986 की अमेंडमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोला गया था, पहले बोलते थे कि जो भी इंडिया में जिसकी बर्थ हुई है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज आफ्टर द 26 जनवरी 1950, वो सिटीजन ऑफ इंडिया बन जाता है। लेकिन 1986 में अमेंडमेंट आ गई, उसने बोला नहीं जी, नॉट ओनली बर्थ बल्कि उसके पेरेंट्स में से किसी एक, अगर कोई भी उसके पेरेंट्स में से सिटीजन ऑफ इंडिया रहा होगा तब जाके उसके बच्चे को सिटीजनशिप मिल सकती है। 1986 ने ये बोला। 1992 में एक और अमेंडमेंट आ गई। पहले बोलते थे कि अगर उसका फादर सिटीजन ऑफ इंडिया है तब जाके उसको सिटीजनशिप बाय बर्थ मिल सकती है। फिर 1992 में जो अमेंडमेंट आ गई, उसने डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन ख़त्म की। उसने बोला नहीं जी, खाली फादर के बेसिस पे ही बच्चे को क्यों सिटीजनशिप मिलेगी, बल्कि अगर इधर ऑफ हिज पेरेंट इज सिटीजन ऑफ इंडिया तो उसके बच्चे को भी सिटीजनशिप बाय बर्थ मिल सकती है। तो 2003 में एक और अमेंडमेंट आ गई। उसने क्या किया, उसने इलीगल इमिग्रेंट जो वर्ड है इसको ऐड किया गया, और इलीगल इमिग्रेंट्स जो है उनको प्रोहिबिट किया फ्रॉम एक्योरिंग सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ये इलीगल इमिग्रेंट्स क्या होते हैं, ये भी सिटीजनशिप एक्ट 1955 में डिफाइन किया गया है। इलीगल इमिग्रेंट्स वो होते हैं जो फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए से या इलीगली जो इंडिया में रहते होंगे उनको इलीगल इमिग्रेंट्स बोलते हैं। जो फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स के साथ या इलीगल पासपोर्ट के ज़रिए से इंडिया में एंटर हो जाते हैं, इनको इलीगल इमिग्रेंट्स बोलते हैं। और जिनके वीज़ा का पीरियड ख़त्म भी हुआ होता है और वो इंडिया में रहते होंगे, दैट आर इलीगल इमिग्रेंट्स। ठीक है, इसके बाद आ गई 2005 की अमेंडमेंट। 2005 की अमेंडमेंट में ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया जो है उनको भी सिटीजनशिप मिल सकती है, दैट इज बाय वे ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये ओवरसीज सिटीजन क्या है, ये सेक्शन 2EE जो है, सेक्शन 2 क्लास ई सिटीजनशिप एक्ट 1955 में इसको डिस्कस किया गया है कि मीन इज अ पर्सन हु इज़ रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 7A। सेक्शन 7A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 में बोला है कि ओवरसीज सिटीजन जो है वो भी इंडिया में
सिटीजनशिप एक्योर कर सकते हैं बाय वे ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये 2005 में अमेंडमेंट आ गई। 2020 की अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो 2019 में बिल पास हुई थी, इस पर बहुत ज़्यादा बवाल भी मचा था, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो 6 कम्युनिटीज़ के लोग हैं, दैट इज़ फ्रॉम हिंदू कम्युनिटी, जैन, पारसी, सिख, क्रिश्चियन एंड बुद्धिस्ट, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान से आए होंगे टिल December 31, 2014 तक, उनको भी इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। ठीक है, उनके लिए क्या कंडीशंस है वो उस बिल में बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया गया है। तो ये तो था ब्रीफ डिस्कशन। इसके बाद हम इलॉबरेटली एक एक सेक्शन को पढ़ेंगे कि सेक्शन 3 क्या बोलता है, सिटीजनशिप बाय बर्थ कैसे एक्योर हो सकती है, सिटीजनशिप बाय डिसेंट कैसे एक्योर हो जाएगी, ये हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले हम आएंगे सेक्शन 3 की तरफ, दैट इज़ जो हमें बोलता है सिटीजनशिप बाय बर्थ। सिटीजनशिप बाय बर्थ कैसे हासिल हो सकती है। पहले तो ये बोलते थे जो भी इंडिया में जिसकी बर्थ हुई होगी आफ्टर द 26 जनवरी 1950, वो तो जी इंडिया का सिटीज़न बन जाता है। लेकिन 1986 में अमेंडमेंट आ गई, उसने बोला नहीं जी, ये नहीं हो सकता है कि जो भी इंडिया में सिटीज़न, फिर तो वो वैसे तो बहुत सारे होंगे जिनकी इंडिया में बर्थ हुई तो वो सिटीज़न ऑफ इंडिया बन जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो इन्होंने एक और कंडीशन इनकॉर्पोरेट की, इन्होंने बोला नहीं, इधर ऑफ हिज पेरेंट्स मस्ट बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, उस बेसिस पे बच्चे को सिटीजनशिप बाय बर्थ मिल जाएगी। तो ये फिर 2003 में एक और अमेंडमेंट आ गई, उसने बोला नहीं जी, नॉट ओनली कि उसके पेरेंट्स में कोई सिटीज़न होगा तब जाके उसके बच्चे को सिटीज़नशिप मिल जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, बल्कि उन्होंने एक बोला कि उन पेरेंट्स में से एक इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए। तो अगर नहीं होगा तब जाके उसके बच्चे को सिटीजनशिप मिल जाए, ये दैट इज सिटीजनशिप बाय बर्थ अंडर सेक्शन 3। इसके बाद हम आएंगे सेक्शन 4 की तरफ, जो बोलता है सिटीजनशिप बाय डिसेंट। सिटीजनशिप बाय डिसेंट क्या होता है, डिसेंट होता है अगर पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट की लिंकेज अगर होगी कंट्री के साथ, उस बेसिस पे जो सिटीजनशिप मिल जाएगी उसको बोलते हैं सिटीजनशिप बाय डिसेंट। इसके लिए क्या कंडीशन, इसके लिए कंडीशन है कि फादर सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, तो बच्चे को भी उस बेसिस पे सिटीजनशिप मिल जाएगी। लेकिन फिर 1992 में अमेंडमेंट आ गई, उसने बोला नहीं जी, फादर ही क्यों, अगर माँ बाप में से, माँ या बाप दोनों में से एक अगर सिटीजन ऑफ इंडिया होगा, उस बेसिस पे बच्चे को सिटीजनशिप मिल जाएगी बाय वे ऑफ डिसेंट अंडर सेक्शन 4। ठीक है, तो फिर 2004 में एक और अमेंडमेंट आ गई, उसने ये बोला, ये आप क्या बोलते हैं कि दोनों पेरेंट्स में से एक अगर सिटीजन ऑफ इंडिया होगा, इस बेस पे बच्चे को सिटीजनशिप मिल जाएगी। नहीं जी, इसने एक और कंडीशन ऐड की कि पेरेंट्स को डिक्लेरेशन देनी होगी कि उसका बच्चा इज़ नॉट होल्डिंग एनी फॉरेन पासपोर्ट, और उसकी बच्चे की बर्थ जो है वो रजिस्टर हुई होनी चाहिए एट एन इंडियन कंसुलेट विद इन 1 ईयर ऑफ हिज हर बर्थ, तब जाके उसको सिटीजनशिप डिसेंट मिल जाएगी अंडर सेक्शन 4। ठीक है, होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब हम आएंगे सेक्शन 5 की तरफ, जो हम बोलता है क्या, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, के रजिस्ट्रेशन के ज़रिए से हम सिटीजनशिप कैसे एक्योर कर सकते हैं। उसके लिए कंडीशंस है कि वो 7 साल तक इंडिया में रहा होना चाहिए बिफोर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और वो किसी भी वो पहले इंडियन ओरिजिन का होना चाहिए, और हु इज़ अ रेजिडेंट ऑफ एनी कंट्री आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया। अनडिवाइडेड इंडिया का यहाँ पे मतलब है ब्रिटिश इंडिया, यानी कि जब इंडिया हमारा डिवाइड नहीं हुआ था, क्योंकि जब इंडिया को डिवाइड हुआ तब पाकिस्तान बना, तब बांग्लादेश बना, जब इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था तब ये एक ही मुल्क था। तो वो इंडियन ओरिजिन का होना चाहिए, रेजिडेंट ऑफ एनी फॉरेन, रेजिडेंट ऑफ एनी कंट्री आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया। इसके बाद इसकी एक और कंडीशन है, तो ये जो है दो कंडीशन, तो इसमें ये वो सिटीजनशिप बाय वे ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्योर कर सकता है। और अगर उसकी शादी इंडियन सिटीजन के साथ हुई होगी और वो 7 साल तक इंडिया में रहा होगा, तो वो भी अप्लाई कर सकता है फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अंडर सेक्शन 5। तो अगर माइनर चिल्ड्रन ऑफ पर्सन होंगे हु आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, वो भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये था सेक्शन 5। अब हम आएंगे सेक्शन 6 की तरफ। सेक्शन 6 हमें बोलता है सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, इनके नेचुरलाइजेशन से हम सिटीजनशिप कैसे एक्योर कर सकते हैं। उसके लिए कंडीशंस है कि 14 साल तक, 14 साल जो उसके पहले 14 साल होंगे उनमें से वो 11 साल इंडिया में रहा होना चाहिए, और एप्लीकेशन देने से पहले वो 1 साल बिफोर एप्लीकेशन
इंडिया में रहा होना चाहिए, तो इस तरीके से वो सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन एक्योर कर सकता है। लेकिन 2019 में जो अमेंडमेंट आ गई, उसने क्या बोला, उसने बोला नहीं जी 11 साल से जो थे पहले, इसने घटा के उसको 5 साल तक किया, ठीक है। और एप्लीकेशन देने से पहले वो 1 साल तक इंडिया में रहा होना चाहिए, ये भी है इसमें। तो टोटल ये 6 साल बन जाते हैं, तो 6 साल तक वो अगर इंडिया में रहा होगा तो वो सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन एक्योर कर सकता है, ठीक है। उसके लिए उसको एप्लीकेशन देनी है। तो 11 साल से इसने 5 साल तक घटा दिया, ठीक है। अब टोटल 6 साल तक वो इंडिया में रहना होना चाहिए। उसके लिए उसको एप्लीकेशन देनी है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और उसको क्या है कि वो जो क्राइटेरिया है प्रोवाइड किए गए अंडर 3rd शेड्यूल ऑफ दिस एक्ट, तो वो फुलफिल करना चाहिए। जो 3rd शेड्यूल है इस एक्ट का, वो बोलता है क्वालिफिकेशन फॉर नेचुरलाइजेशन। अगर वो फुलफिल करता होगा, वो सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन एक्योर कर सकता है, ठीक है। और उसके लिए एक और कंडीशन है कि वो शुड बी ऑफ गुड कैरेक्टर, उसको नॉलेज होनी चाहिए ऑफ एनी लैंग्वेज गिवन इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और वो इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए। और अगर वो किसी और कंट्री की सिटीजनशिप होल्ड करता है, उसको वो रिनाउंस करनी है, ठीक है। ये है कंडीशंस फॉर एक्योरिंग द सिटीजनशिप बाय वे ऑफ नेचुरलाइजेशन, ठीक है। और इसके लिए और एक कंडीशन है कि अगर उसने अच्छी कंट्रीब्यूशन दी होगी कंट्री को, या अगर उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अच्छी सर्विस प्रोवाइड की होगी इन द फील्ड ऑफ साइंस, आर्ट, लिटरेचर, ह्यूमन प्रोग्रेस, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकती है, उसके लिए वो कंडीशन वेव ऑफ कर सकती हैं जो 3rd शेड्यूल में प्रोवाइड किए गए हैं। तो उसको सिटीजनशिप बाय वे ऑफ नेचुरलाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रांट कर सकती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सेक्शन 6। अब हम आएंगे सेक्शन 7 की तरफ, जो बोलता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी से सिटीजनशिप कैसे हो सकती है। पहले जो कुछ स्टेट्स थे जो इंडिया के पार्ट्स नहीं थे, जो ब्रिटिशर्स के अंडर थे, तो फिर जो वो इंडिपेंडेंट हो गए, वो इंडिया के पार्ट्स बन गए। जैसे गोवा था पुर्तगीज़ के अंडर था, सिक्किम, पुडुचेरी, दमन एंड दीव, तो ये इंडिया के अब पार्ट्स है, और जो इनकी पॉपुलेशन है वो सिटीजन्स ऑफ इंडिया बन गए, ठीक है। दैट इज सिटीजनशिप बाय वे ऑफ नेचुरलाइजेशन अंडर सेक्शन 3। अगर इन स्टेट्स में अगर कोई बंदा अभी उसने सिटीजनशिप एक्योर नहीं की होगी, तो वो सेक्शन 7 के तहत सिटीजनशिप एक्योर कर सकता है। तो होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। तो दिस was all about the acquisition of citizenship। हम सिटीजनशिप कैसे एक्योर कर सकते, दैट इज बाय वे ऑफ बर्थ अंडर सेक्शन 3, बाय वे ऑफ डिसेंट सेक्शन 4, बाय वे ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन 5, बाय वे ऑफ naturalization the section 6, and by way of incorporation territory that is under section 7। अब हम आएंगे सिटीजनशिप कैसे लॉस हो सकती है। सिटीजनशिप लॉस होने के 3 तरीके हैं, ठीक है। दैट इज बाय वे ऑफ रिनाउंसिंग, ठीक है, बाय वे ऑफ टर्मिनेशन, ठीक है, बाय वे ऑफ डिप्रीवेशन, ठीक है। जैसे हम एप्लीकेशन, अगर हम किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं और हम एप्लीकेशन देंगे प्रिंसिपल को कि वॉलंटरली हम इस स्कूल से जा रहे हैं, तो हम मुझे डिस्चार्ज कीजिए, तो ऐसे उसको बोलेंगे वॉलंटरली ही इज़ रिनाउंसिंग द एडमिशन ऑफ दैट स्कूल, ठीक है। दैट वो प्रोवाइड किया दैट। इसी तरीके से रिनाउंस के ज़रिए से सेक्शन 8 बोलता है कि हम सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कैसे रिनाउंस कर सकते हैं। और टर्मिनेशन से अगर हम किसी और स्कूल में एडमिशन लेंगे, हमारी जो पहले स्कूल में जो एडमिशन थी वो खुद ही ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये सेक्शन 9 बोलता है, इफ अ पर्सन एक्योर सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री देन द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया गेट इज टर्मिनेटेड, ठीक है। फिर है इसके बाद डिप्रीवेशन की। डिप्रीवेशन कैसे हो सकती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे हमें डिप्राइव करेंगे सिटीजन ऑफ इंडिया लेने में, वो सेक्शन 10 बोलता है। वो क्या बोलता है कि अगर उसने फ्रॉडुलेंटली सिटीजनशिप हासिल की होगी, और अगर वो डिसलॉयल होगा टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री, या अगर उसने किसी एनिमी को हेल्प की होगी इन वॉर, या अगर उसने विद इन 5 years ऑफ द प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन ही हैज़ बीन इम्प्रिजन्ड फॉर 2 years, अगर उसको 2 साल की सज़ा मिली होगी, 5 साल, अगर उसने 5 साल मतलब नेचुरलाइजेशन के ज़रिए से सिटीजनशिप हासिल की होगी, अगर उसने 2 साल की उसको इम्प्रिजनमेंट मिली होगी, या अगर वो 7 सालों में बाहर ही रहा होगा, तो उसको इंडियन सिटीजनशिप से डिप्राइव किया जा सकता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। होप आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का टॉपिक किसी भी रीज़न से अच्छा लगा होगा, तो काइंडली हिट लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर माई चैनल विथ अदर्स। अल्लाह हाफिज़।